तो चलिए बच्चों, आज नोट्स बनाते हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश क्या है? प्रकाश वस्तुओं को दृश्य यानी कि जब दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है तो परावर्तन के पश्चात वस्तुएं हमें दिखाई देती है। यानी वस्तु से प्रकाश टकराने के पश्चात हमारी आंखों पर पहुंचता है, और जब हमारी आंखों तक पहुंच यानी कि प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है और वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि उसमें प्रकाश से पार हो जाता है। जब प्रकाश पार हो जाता है जिस वस्तु से, तो वह पारदर्शी कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जिनके पार नहीं हो पाता है तो वह वस्तु अपारदर्शी कहलाती है। जैसे पारदर्शी वस्तु आपने कांच देखा है, जब आप कांच में आर पार देख सकते हो इसका मतलब प्रकाश भी आर पार जा रहा है। अगर प्रकाश नहीं आर पार पहुंचता है तो इसका मतलब वह वस्तु कौन सी होगी? अपारदर्शी वस्तुएं होंगी। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य और अद्भुत परिघटनाएं भी हमारे सामने आती है। प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का अत्यंत सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु से टकराने के पश्चात सीधी रेखा में न चलकर वस्तु के किनारों की ओर मुड़ना विवर्तन कहलाता है। यानी कि हमने अध्ययन किया था कि प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन विवर्तन की घटना है वो ये मानती है कि प्रकाश सीधी रेखा में ना गमन करके वह तीक्ष्ण किनारों की ओर भी मुड़ सकता है। फिर आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी समतल धरातल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन दो प्रकार से होता है। एक होता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होता है? यदि प्रकाश है वो समतल सतह से न टकराकर कोई ऊबड़ खाबड़ सतह से टकराता है तो वह प्रकाश फैल जाता है। तो प्रकाश के फैलने की इस घटना को विसरित परावर्तन कहते हैं। यानी कि यहाँ अलग अलग कोण बनते हैं। दूसरी बात, नियमित परावर्तन होता है किसी समतल सतह से टकराने के पश्चात प्रकाश है वो एक निश्चित कोण से वापस मुड़ जाता है। यानी कि विसरित परावर्तन के कारण ही वस्तुएं हैं, छांव में रखी वस्तुएं भी हमें दिखाई पड़ती है। यानी ये दृश्यमान वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। फिर आता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है? पहला नियम है आपतन कोण I और परावर्तन कोण का R का मान सदैव बराबर होता है। यानी यहाँ कोण R बराबर या कोण I बराबर कोण R होता है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए, ये कोई तल है और इस पर कोई किरण टकरा रही है। तो यहाँ ये जो जहां सतह से कोण किरण टकरा रही है उसको हमने O नाम दे दिया, यानी अभिलंब है। यहां से बनने वाले कोण दोनों के मान कोण I और कोण R, इन दोनों का मान सदैव क्या होता है? बराबर होता है। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। फिर आते हैं गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यह दर्पण दो प्रकार के होते हैं।
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो पहला आता है अवतल दर्पण। क्या होता है अवतल दर्पण? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है। यह दर्पण प्रकाश की किरणों को एक जगह फोकसित करता है, यानी एकत्रित करने का कार्य करता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं। मान लो एक गोलीय दर्पण है और इसके हमने बाहर की ओर पॉलिश कर दी, तो चमकीला हिस्सा अंदर की ओर होगा। तब यहाँ अतः इसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। फिर आता है उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो और उत्तल तो एक जगह F बिंदु पर फोकसित होने की बजाय यह। अब हम अध्ययन करते हैं दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इनके बारे में एक एक के बारे में अपन जान लेते हैं कि कौन सा क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन एक काल्पनिक गोला मान लेते हैं। काल्पनिक गोला मान लेते, ये कोई काल्पनिक गोला है और इसका जो मध्य बिंदु है, इस काल्पनिक गोले का मध्य बिंदु मैं ये मान लेता। इस काल्पनिक गोले का जो मध्य बिंदु है वही क्या कहलाता है? गोला गायब हो गया, फिर से बना लेते हैं। गोला ही तो बना। यह वक्रता केंद्र कहलाता है जिसको C से निरूपित करते हैं। यानी गोली दर्पण काल्पनिक गोले का भाग है। हाँ, अरे खोल ले। हैं? यार अति जल्दी बर्फ जम सकेगी? इसे C से निरूपित करते हैं। यानी किसी काल्पनिक गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। अब इसको हम यहां से और यहां से हम इसको काट लेते हैं और यहां से इसको हटा देते हैं। तो हमने P लिखा। यानी किसी भी गोलीय दर्पण का, किसी भी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है? प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। अब ध्यान देना, इस गोलीय दर्पण को, इस गोलीय दर्पण को C से, मैं C से P तक की कोई एक रेखा खींचता हूं। इसको हमने R माना, यानी त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसको कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। वक्रता त्रिज्या की आधी, वक्रता त्रिज्या की आधी है वो फोकस बिंदु, वक्रता त्रिज्या की आधी है वो फोकस दूरी कहलाएगी। और जहां प्रकाश की किरणें एक जगह एकत्रित होती है उसको हमने F, कैपिटल F से, यानी फोकस, किसी भी दर्पण का फोकस कहलाता है। तो यदि मैं इस C को आगे बढ़ा दूं, इस C को मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो बढ़ाने के पश्चात यानी ऐसी काल्पनिक रेखा, ऐसी काल्पनिक रेखा जो C और P को मिलाती है, तो हमने क्या नाम दे दिया? मुख्य X नाम दे दिया। अब इनकी प्रत्येक की परिभाषा हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे वक्रता केंद्र तो हमने किससे निरूपित किया था? C से। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस काल्पनिक गोले का,
जिस काल्पनिक गोले का भाग है उस काल्पनिक गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। वक्रता त्रिज्या, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु P और C के बीच की दूरी, P और C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से निरूपित करते हैं, कैपिटल R से निरूपित करते हैं। फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक बिंदु P के बीच बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इसे F से निरूपित करते हैं। फोकस दूरी, F और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से इंगित करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस, अभी हमने देखा कि जब वस्तु कहाँ हो, सी से परे हो, सी से परे पर है स्थिति है, आप देखना सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु के आकार से छोटा है और प्रकृति इसकी उल्टी और वास्तविक है। अब देखते हैं यदि वस्तु कहाँ हो, सी पर हो। यदि वस्तु सी पर हो तो बनने वाला प्रतिबिंब भी आपका सी पर ही बनेगा। तो जब सी पर बन रहा है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, इसकी देख लेते हैं। आकार कैसा होगा उसका, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर होगा। और स्थिति क्या होगी, सी पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। और प्रकृति, प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति है वह उल्टा और वास्तविक हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सी पर वस्तुओं की आकार बराबर होता है, स्थिति सी पर ही बनेगी और प्रकृति उसका उल्टा और वास्तविक होता है। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखो, जैसे जैसे हम वस्तु को बढ़ाते हैं आगे, जैसे सी और एफ के बीच में रख लेते हैं, कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में रख लेते हैं। फिर नए कार्य करके अपन अगला पॉइंट रख लेते हैं। जब वस्तु सी व एफ के बीच, सी और एफ, तो आकार कैसा होगा इसका, याद रखिए जैसे जैसे वस्तु है वो दर्पण के ओर जाती है वैसे वैसे वस्तु का आकार बढ़ता जाएगा। अब सी पर रखी तो बराबर है, तो सी और एफ के बीच मतलब पास में जा रहा है, तो आकार कैसा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। कहाँ बनेगा, यानी उसकी स्थिति क्या होगी, तो स्थिति यहाँ देखिए, ये जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, सी पर बन रहा है, ये आगे किस खाने पर, कहाँ बन जाएगा, सी से परे आगे जा रहा है, तो बनने वाला प्रतिबिंब है सी से परे होगा, सी से परे होगा। प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी उल्टा और वास्तविक। इसी प्रकार से यदि वस्तु को प्रतिबिंब जब कहाँ रखेंगे, एफ पर रख देते हैं। अब जब वस्तु एफ पर हो, देखो जब जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब एफ पर बन रहा था। अब जब वस्तु एफ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इससे उल्टा बनेगा। ध्यान रखिए, आकार वस्तु से कहाँ बनेगा, 6 वाला पॉइंट देखे, जब वस्तु कहाँ हो, अब अनंत अनंत से आगे कोई चीज होती नहीं है, तो वस्तु एफ व पी के मध्य हो। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो ये देखिए आकार कैसा होगा, आकार तो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। स्थिति कहाँ रहेगी, ये थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ स्थिति है वह
रहेगी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। और इसकी प्रकृति प्रकृति कैसी होगी? अब अवतल दर्पण हैं उनके उपयोग देख लेते हैं, क्या क्या दैनिक जीवन में हमारे उपयोग आते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शेविंग की दुकानों पर चेहरा बड़ा दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। डॉक्टर है वो दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को अभिकेंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि दर्पण का आकार इस प्रकार से होता है, जब प्रकाश की किरण यहाँ से टकराती है, टकराने के पश्चात में क्या होती है, एक जगह फोकसित हो जाती है। यानी इस ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में कर सकते हैं। फिर आता है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, उनका आकार और उनकी प्रकृति, ये आप स्वयं के लिए बनने वाले प्रतिबिंब हैं, उनका आकार स्थिति पता लगा सकते हो आप। जैसे हमने अवतल दर्पण के लिए किया वैसे ही उत्तल दर्पण के लिए भी हम उन आकार स्थिति का पता लगा सकते हैं। प्रश्न देख लेते हैं। यदि वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। वस्तु अनंत पर हो तो हम कहेंगे उनका स्थिति क्या हो जाएगी? उनकी स्थिति हो जाएगी फोकस एफ पर दर्पण के बनेगा आकार। हम देखते हैं जब आपतित प्रकाश की किरण, ये है आपतित प्रकाश किरण, एक माध्यम से, ये विरल माध्यम है यानी हवा है, तो जब एक माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो इसका मूल मार्ग तो ये होना चाहिए था, जो डैश डैश दिख रहा है ये होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में ये है अभिलंब की ओर, अभिलंब है इसकी ओर मुड़ जाती है। यानी जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब पुनः सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। यह प्रकाश का अपवर्तन है। यानी कहने का मतलब है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर आता है अपवर्तनांक। स्थिरांक के मान को एक दूसरे का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का मतलब यहां हमने कहा कि माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, तो हमने कहा एक और दो, ये एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है, तो हम कहेंगे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, ठीक है, और यहाँ कहेंगे माध्यम एक में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, v2 बटा v1, यानी ये वेग है, v वेग है, n अपवर्तनांक निरूपित कर रहे हैं, तो हम इसको n एक और दो लिखेंगे। यदि दो के सापेक्ष होता तो हम लिखेंगे दो एक, यानी दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। यहाँ निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसका वेग होता है। यहाँ जल का अपवर्तनांक होता है वह 1.33 होता है, जबकि वायु का होता है 1.0003। ये क्या दर्शाता है? यहाँ देखिए, आप ध्यान से देख रहे, यहाँ 1.33 है, यहाँ 1.003 है,
तो यहाँ वायु का अपवर्तनांक होता है वो 1 के लगभग होता है, लेकिन ये लगभग कितना होता है, 1.33 होता है। तो जितना विरल होगा प्रकाश का वेग उतना ही ज्यादा होगा। बर्फ का बाकी किताब में आपकी सारणी दी हुई है, इसका होता है लगभग 1.31 होता है। एल्कोहल का होता है 1.36 होता है। इस प्रकार से सबका अलग अलग होता है। हीरे का अपवर्तनांक होता है, कई बार पूछा गया है ये एग्जाम में, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को उसके प्रमाणिक घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये घनत्व ही है, ये वास्तव में घनत्व जितना। अब हम बात करते हैं गोली लेंस द्वारा अपवर्तन। लेंस, हमने गोली दर्पणों के बारे में अध्ययन कर लिया था, अब लेंस के बारे में देख लेते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम इसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस कौन सा होता है, जो बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, जो प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य, एक बिंदु पर एकत्रित करने का कार्य करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए लेंसों में महत्वपूर्ण है उत्तल लेंस है, और दर्पणों में फिर बात करते हैं अवतल की। वह लेंस जो बीच में से पतला हो और यह प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है, अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, एक एक का अध्ययन कर लेते हैं कि लेंस के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण किया जाता है। हमने दर्पण में भी देखे थे किस प्रकार से उनके प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा था। बाकी जो परिभाषाएं हैं, जैसे अपने वक्रता, केंद्र, फोकस, मुख्य अक्ष, ये सारी जो परिभाषाएं आपने पढ़ी थी वो सारी की सारी इन पर भी लागू होती है। और वैसे ही परिभाषाएं होंगी, वह एक काल्पनिक गोले का भाग था, यह दो काल्पनिक गोलों का भाग होगा। वो पारदर्शी नहीं थे, ये पारदर्शी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब है वो बने, आकार कैसा होगा, आकार होगा उसका बहुत छोटा। और उसकी प्रकृति कैसी होगी, उल्टा होगा, उल्टा और वास्तविक। अब ध्यान देना, ये वक्रता केंद्र है C1 पहले गोले के लिए, ये इसकी वक्रता केंद्र है C2 दूसरे गोले के लिए। और ये जो अपने बीचों बीच जो रेखा थी जो दोनों को मिला रही थी, उसका नाम क्या था, मुख्य अक्ष था, मुख्य अक्ष था। और यहाँ ये पृथक्कारी पृष्ठ हो गया इसका, इन दोनों के बीच में क्या था, ये F1 है, और इसके ये P रख देता हूं मैं एक बार के लिए यहाँ, या O रख दूं, तो प्रकाशिक बिंदु O ही रख देते हैं, P था उसमें। तो यहाँ इन दोनों के बीच में ये पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा, F2 का हो जाएगा। तो देखिए दो काल्पनिक गोले हैं, उनका उनसे बनने वाला जो मैं छायांकित भाग कर रहा हूं, ये वास्तव में क्या है, ये आपका उत्तल लेंस है। तो ये मुख्य अक्ष हो गई, परिभाषाएं सीधी सीधी बन जाती है। दो काल्पनिक गोलों के C1 और C2 यानी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C1 और दूसरे का वक्रता केंद्र C2 से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है, उसको मुख्य अक्ष कह सकते हैं। इसी प्रकार से C1 और O के बीच की दूरी को F1 कहेंगे, और C2 और O के बीच की दूरी को F2 कहेंगे। F2 क्या है, फोकस दूरी, फोकस बिंदु है जहां बिंदु प्रकाश की किरणें एकत्रित होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बनने वाले जो प्रतिबिंब है किस प्रकार से बनते हैं, देख लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था,
यदि 2f1 से परे हो। अब समझ में आ रही है f1 कौन सा था और 2f2 या 2f1 कौन से थे। पहला अपन उसका अध्ययन करेंगे, पहला पॉइंट का, अनंत पर हो। तो ये देखिए, ये उत्तल लेंस है और प्रकाश की किरणें आ रही है वो अनंत से आ रही है, और आने के बाद में कहाँ को आप F2 कह सकते हैं अपन। यानी गोले को आगे बढ़ाया, यहाँ क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा और यहाँ 2F1 हो जाएगा। यानी इसको हम C भी बोल सकते हैं, C1। और यहाँ अगर आगे बढ़ाऊँ इसको मैं, तो यहाँ C2 या 2F2 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये पहले का था, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर है, तो अनंत से आने वाला प्रकाश जब उत्तल उत्तल लेंस से गुजरता है, तो लेंस गुजरने के पश्चात एक बिंदुनुमा संरचना प्राप्त होती है F1 पर। यानी जो प्रतिबिंब है वो F2 पर बनता है और बिंदु के समान बनता है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है। दूसरी परिस्थिति देख लेते हैं इसी प्रकार से, 2F2 से परे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 2F1 से परे। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ, C1 से परे, C1 से परे। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, देख लेते हैं थोड़ा सा चित्र के माध्यम से। देखिए, एक लाइन तो आप इसका C1 है, यानी 2F2 कह सकते हैं, ये F1 है, ये F2 है। तो कहाँ मिलती है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहाँ से गुजरनी चाहिए। यानी ये कहाँ बनेगी, ये टेढ़ा हो गया। हाँ, ये इधर से गुजरेगी तो निश्चित रूप से सही जगह मिलेगी। ये देखो, यानी ये यहाँ मिल रही है, तो हम कहेंगे बी डेस और ए उल्टी है। तो F2 और C2 के, 2F2 के बीच में बन रही है। वही बातें आएंगी, जैसे जैसे प्रतिबिंब आगे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे बिंब आगे की ओर बढ़ेगा, प्रतिबिंब है वो आगे आगे खिसकता जाएगा। फिर कहाँ वस्तु बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर कहाँ बनेगा, सी से परे बनेगा, और फिर कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है। इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहती है। ज्यादा ध्यान न करके तो आप निकाल सकते हो और देख लेना। थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन सी प्रकृति कौन कौन सी स्थिति बनती है। तो यहाँ बनने वाला जो प्रतिबिंब है, आकार कैसा होगा, छोटा होगा, यानी वस्तु से छोटा होगा। स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति होगी F2 है, 2F2 के मध्य बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति होगी उल्टा और वास्तविक। जब उल्टा होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, वास्तविक होगा। तीसरा नंबर का देख लेते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, 2F1 पर हो, कहाँ हो, 2F1 पर, यानी कि C1 पर वस्तु कहाँ हो, 2F1 पर हो। तो बनने वाला प्रतिबिंब इसे जस्ट उल्टा बनेगा, F2 पर बन जाएगा, या C2 पर बोल सकते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, 2F2 पर। जब वहां 2F2 बन रहा है,
2f1 रख रहे हैं तो दोनों की स्थितियां बराबर होती है, तो हम कहेंगे आकार कैसा होगा, आकार है वो वस्तु के उल्टा व वास्तविक, उल्टा और वास्तविक होगा। चौथे नंबर का देख लेते हैं। अब प्रतिबिंब कहाँ रखें, प्रतिबिंब यहाँ था, अब T1 और F1 या 2F1 बोल सकते हैं, इनके दोनों के बीच में रखेंगे। तो प्रतिबिंब, और लिख लेता हूं, वस्तु को F1 व 2F1 के मध्य रखने पर, तो आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, और प्रकृति कैसी होगी, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। फिर आता है लेंस सूत्र और आवर्धन। लेंस का सूत्र और आवर्धन। गोलीय लेंस के लिए बिंब की दूरी u है, यदि u है और प्रतिबिंब की दूरी v है, तो फोकस दूरी f हो, तो उसके बीच में निम्न संबंध होते हैं, यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f के बीच में निम्न संबंध अपने को प्राप्त होता है, जहां v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u है बिंब की दूरी है यानी वस्तु की दूरी है, और f है वो क्या है, फोकस दूरी। आवर्धन, आवर्धन क्या है, किसी लेंस द्वारा बिंब को कितना बड़ा दिखाया जाता है वह उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है। यदि बिंब की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो, मल्टीप्लिकेशन m यानी आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, h डैश बटा h। ठीक है, ये क्या है, ये भी बोल सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। देखिए, लेंस द्वारा आवर्धन यानी बिंब की दूरी आपने क्या कहा था, u कहा था, और प्रतिबिंब के लिए कहा था, क्या कहा था, v कहा था। तो क्या से संबंधित, इस संबंध में अपने ये भी लिख सकते हैं कि m बराबर h डैश बटा आपने कहा h, तो बराबर v बटा u भी कह सकते हैं। ये भी एक, यहाँ क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये बिंब की ऊंचाई है, यह भी प्रतिबिंब की दूरी है और ये बिंब की दूरी है। इनसे हम जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हल करते हैं। अब आती है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता P हो और फोकस दूरी f हो, तो P बराबर हो जाएगा 1/f। ये लेंस की क्षमता का सूत्र है। P यहाँ लेंस की क्षमता है, f दूरी है, फोकस दूरी है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की जो मात्रा होती है उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे P द्वारा निरूपित करते हैं और f फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है, जिसे कैपिटल D से व्यक्त करते हैं। डायऑप्टर की परिभाषा क्या हो जाएगी, एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर हो। ये इसका परिभाषा है कि एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक में मापी जाती है। ये भी स्पेशल ध्यान रखने योग्य बात है। चश्मे बनाए जाते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। धनात्मक होगा तो इसका मतलब है उत्तल लेंस लगा हुआ है, और ऋणात्मक है तो अवतल लेंस लगा हुआ है।
चलो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।